नमस्कार दोस्तों, मैं लोकनायक सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और हमने पिछले ही क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी थी, जिसमें हमने कंपनी का संवैधानिक विकास पढ़ा। और उसके आज हम उसके आगे की वीडियो या उसके आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको कंपनी के संवैधानिक विकास को बताया था कि इसे दो भागों में बांटा गया था। एक था कंपनी के अधीन शासन, सत्रह सौ 73 से 1858 तक, और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। अठारह सौ 58 से 1947 तक। ये 1947 है। हाँ, आज हम इसका पहला जो इसको दो भागों में बांटा गया। आज हम इसका पहला भाग की शुरुआत करेंगे, जो है कंपनी के अधीन शासन। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम कंपनी के अधीन शासन। पहला यहां डालते हैं कंपनी के अधीन शासन 1773 से 1858। कंपनी के अधीन जो शासन था, उसमें जो सबसे पहला एक्ट आया था वो आया था 1773 का रेगुलेटिंग। क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम पहले की शुरुआत करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह सौ 73 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें एक शब्द आ रहा है रेगुलेटिंग। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेगुलेटिंग का अर्थ क्या है। 1773 क्या हो गया? एक सन हो गया, एक वर्ष हो गया कि जिस वर्ष इसे भेजा गया था पारित करके, तो ये तो वर्ष हो गया। दूसरा है रेगुलेटिंग। रेगुलेट का अर्थ क्या होता है? हम लोग सभी जानते हैं, किसी चीज को रेगुलेट करना, उसे चलाना या विनियमन करना उसका। तो इसका काम क्या था? रेगुलेट करना। रेगुलेट किसे करना था? कंपनी को रेगुलेट करना था। अच्छा, कंपनी को क्यों रेगुलेट करना था? ये हमने कहानी आपको पहले बताई हुई है कि कंपनी को इन्होंने रेगुलेट करने के लिए क्यों कहा इसको, या फिर ये अधिनियम क्यों लाए जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। कंपनी ने क्या किया था? जब कंपनी 1600 ईस्वी में जब कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना की गई, और स्थापना के बाद में इसको भारत भेजा गया व्यापार करने के उद्देश्य से। और कंपनी ने क्या किया था? कंपनी जब व्यापार करने आई
तो व्यापार करने के कुछ वर्ष बाद इसने भारत के उस क्षेत्र, जो उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र कहा जाता था, बंगाल, उस पर इसने क्या किया, राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, या जी राजनीति में अपना प्रभुत्व क्या हुआ, सबसे ज्यादा बना लिया, राजनीति में प्रभुत्व अपना बना लिया, राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली इसने। अब राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने का कारण क्या था या कैसे ली थी, ये भी हमने आपको बताया था। कंपनी ने 1757 में और 1764 में दो युद्ध लड़े थे, एक था प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। जब ये दो युद्ध लड़े गए उसके बाद बंगाल की पूरी सत्ता क्या हो गई, कंपनी के हाथों में आ गई। यानी अब कंपनी क्या कर रही थी, बंगाल की जो राजनीति थी उसको अपने हाथ में लेकर अब वो खुद चलाने लगी थी। वहाँ पर जो कर थे, दीवानी थी, या बहुत सारे जो और कार्य थे, वो सारे किसके हाथों में आ गए थे, कंपनी के हाथ में आ गए थे। और बाकी वहाँ पर जो नवाब थे या राजा थे, अब वो सिर्फ क्या हो गए थे, कंपनी की एक कठपुतली बनकर रह गए थे। कंपनी ने क्या किया था, राजाओं को अपने राजाओं की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली, मगर बंगाल में क्या किया, उनको एक पद पर बैठा दिया, पद पर बैठाया और उनकी शक्ति अपने हाथ में ले ली। तो वो क्या हो गए, सिर्फ कठपुतली ही तो हो गए। तो कंपनी के जितने भी कार्य हुए उनको देखते हुए, या कंपनी ने जो बंगाल में जितने कार्य किए, जो राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए जो कार्य किए, अब कार्य इस सब को देखने के लिए, दूसरा कारण ये है कि बंगाल में जिस प्रकार कंपनी ने राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद इनके पास में पैसा हो गया, और पैसा इन पर बहुत सारा हो गया, धन ज़्यादा हो गया इन पर। तो इस बात से जब इस बात तो ब्रिटेन को जब ये बात पता चली कि कंपनी ने भारत में ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर बहुत से राजा हैं, बहुत युद्ध लड़ने वाले लोग हैं, यानी लोगों की संख्या क्या, लड़ाकू तरह के वो लोग हैं, या जो युद्ध करना जानते हैं, युद्ध में सक्षम है, जब कंपनी के लोगों ने वहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया, तो ये ब्रिटेन में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस बात से डरकर 1773 में ब्रिटेन ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। और रेगुलेटिंग का अर्थ क्या होता है, विनियमन करना, यानी चलाना, ऐसे समझ लिए आप साधारण से शब्दों में, या इसको बोल सकते हैं नियंत्रण भी बोल सकते हैं। नियंत्रण कौन करेगा, नियंत्रण किसके हाथों में रहेगा, ब्रिटेन के हाथों में। नियंत्रण कौन करेगा, ब्रिटेन। किस पर करेगा, कंपनी पर करेगा। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि अब ब्रिटेन कंपनी को रेगुलेट करेगा, यानी वो चलाएगा, वो बताएगा कि आप क्या करेंगे, आपको कौन सा काम करना है या कौन सा काम नहीं करना है। तो ये बात समझ में आ गई कि रेगुलेट का मतलब क्या हो गया। और ये अभी क्या है, पहला एक्ट है। अब हम इसको थोड़ा नोट वाइज पढ़ेंगे, या फिर हम नोट्स के रूप में पढ़ेंगे इसको। इसमें कौन कौन से एक्ट थे या इसकी विशेषताएं क्या थी। अभी तो कुछ ऐसा नोट करने वाला नहीं है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। चलिए पहला पॉइंट, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। भारत में भारत संविधान, ऐसे लिखिए, भारत संविधान के विकास क्रम में, भारत संविधान के विकास क्रम में
1773 के रेगुलेटिंग भारत संविधान के विकास क्रम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट भारत संविधान के विकास में नहीं लिखेंगे यहाँ पर। भारत संविधान के विकास क्रम क्योंकि एक मिनट थोड़ा यहाँ पर लाइन जो है वो बन नहीं पा रही है। भारतीय संविधान के ये भारतीय संविधान का विकास क्रम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। संविधान का विकास क्रम, किसके संविधान का? भारतीय संविधान का जो विकास क्रम है वो कहां से शुरू होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। अभी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कैसे शुरू होता है? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में भारत का वायसराय बनाया गया और इसी वायसराय को 1950 में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया या इसको राष्ट्रपति बना दिया गया। ये अलग बात है थोड़ी सी कि बोलते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के राजा की तरह है। भारत के राष्ट्रपति में जो उस समय भारत का वायसराय था उसकी विशेषताएं और ब्रिटेन के राजा की विशेषताएं, दोनों ही विशेषताएं क्या हैं उसमें मिलती हैं। क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में जो संवैधानिक कार्य या संसदीय कार्य होते हैं उसमें राजा सिर्फ भाषण के रूप में या भाषण देने के लिए या अभिभाषण देने के लिए इस तरह से ही आता है और उसका या राजा का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। वैसे ही हमारे देश में राष्ट्रपति जो हैं उनके हाथों में भी सीमित शक्तियां दी गई हैं, मगर जिस तरह और वहां पर क्या है प्रधानमंत्री ही उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे देश में प्रधानमंत्री कार्य करता है। यानी वहाँ के प्रधानमंत्री को भी उतनी ही शक्तियाँ दी गई हैं, अधिक से अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अधिक से अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। यानी राष्ट्रपति के मामले में प्रधानमंत्री क्या है ज़्यादा ताकतवर है। और जो भारत का संवैधानिक विकास का क्रम हुआ वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। और ये कैसे शुरू हुआ हमने आपको अभी बताया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और फिर इसी तरह से क्रम में इसको राष्ट्रपति बना दिया गया। आगे चल के 1950 में ये क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। दूसरा 1773 में ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हालांकि वो उस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लिए की थी, मगर अब आप देखिए जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वही आगे चलकर हमारे लिए संघीय न्यायालय बन गया। जो कहाँ है? दिल्ली में है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय न्यायालय बन गया। तो आप देख रहे हैं कि इतना सारी चीजें क्या यहाँ से शुरू हो रही हैं?
कंपनी के संवैधानिक विकास से तो शुरू हो रही हैं, और इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या था, अब हम ये जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इस एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या ये एक्ट जो है वो लाया क्यों गया, एक्टों को लाने की जरूरत या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमने आपको आपकी पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था, हम ये जान लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद या हम पार्लियामेंट लिखते हैं, पार्लियामेंट कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद या पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, का नियंत्रण स्थापित हो सके, का नियंत्रण स्थापित हो सके। फिर से पढ़ लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो सके। अब फिर से वही नियंत्रण क्यों स्थापित करना, ये सारी चीजें हम आपको आपकी पिछली क्लास में, इसकी पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। आप उसको देखिएगा, या जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तो आपको सारी कहानी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। बड़े सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए इतना नोट करिए, फिर इसके आगे हम शुरू करते हैं। चलिए इसके आगे और एक चीज, एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ इसी में, उद्देश्य में छोटा सा, कि एक कारण यही नहीं था कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने कंपनी पर नियंत्रण ही स्थापित करने के लिए किया था। उसने ये भी सोचा या ये भी किया, ये रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए भेजा कि जो कंपनी ने जो व्यापारिक इकाई थी उसके साथ साथ राजनीतिक इकाई में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि कंपनी की राजनीतिक इकाई को मजबूत करने के लिए भी इस एक्ट का प्रयोग किया। अब ये राजनीतिक इकाई को मजबूत क्यों करना चाहते थे? राजनीतिक इकाई को यानी उन्होंने जो राजनीति का एक मोटो लिया था उसको मजबूत करना था। मजबूत क्यों करना था? क्योंकि यदि राजनीति मजबूत होगी तो व्यापार कैसा होगा? ज्यादा। सोचिए कि हमारे देश में, ऐसे समझ लीजिए, ये बंगाल वाला क्षेत्र था,
ये उड़ीसा आ जाता है आपका, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश आ जाता है ऐसे, ठीक है। एक मोटा मोटा समझ लीजिए नक्शा, अभी मैं कभी बाद में बनाएंगे हम। तो जब बंगाल क्या है, बंगाल हमने कैसा बताया, एक समृद्ध क्षेत्र था। कैसा था? समृद्ध क्षेत्र था। ये हुगली तट है यहाँ पर, ये समुद्र आ गया आपका, उड़ीसा मिल गया आपको, यहाँ पर बंगाल का हुगली तट मिल गया आपको उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं बिहार, और बिहार से जो लगा हुआ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वो ये सारे क्षेत्र क्या हो गए थे, आपको मिल चुके थे। अब इतने बड़े क्षेत्र में जो ये सारा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपको व्यापार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे ज्यादा राजनीति की जरूरत पड़ेगी। जब तक राजनीति नहीं होगी सही से, तब तक आप इस क्षेत्र में क्या व्यापार सही से नहीं कर पाएंगे। और जब व्यापार सही से नहीं होगा तो धन नहीं आएगा। तो इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने इनकी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए भी ये एक्ट भेजा। हम इसको लिख लेते हैं। साथ ही कंपनी ने व्यापारिक इकाई से राजनीतिक इकाई का रूप धारण कर लिया था। अतः कंपनी के इस व्यापारिक इकाई, कंपनी के इस व्यापारिक इकाई को इस योग्य बनाना कि वह राजनीति को कुशलतापूर्वक कर सके। हमने क्या बताया था अभी आपको कि साथ ही कंपनी ने व्यापारिक इकाई से राजनीतिक इकाई का रूप धारण कर लिया था, बताया था। तो कंपनी के इसी व्यापारिक रूप को इस योग्य बनाना था कि इन्होंने जो राजनीतिक इकाई को धारण किया तो है, पर मेन काम क्या था इनका? व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। तो इस व्यापारिक इकाई को इतना मजबूत करना था कि ताकि वो राजनीति को अच्छे से कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि राजनीति के लिए क्या, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो धन कहाँ से आएगा? व्यापार करने से आएगा।
जब व्यापार करेंगे हम अच्छे से तभी तो हम राजनीति भी अच्छे से कर पाएंगे। यानी धन की ज़्यादा जरूरत थी यहाँ पर, तो उसको देखते हुए यानी व्यापार को देखते हुए इन्होंने राजनीति को एक अलग चरम चरम पर पहुंचाया, या उसे एक अलग मोड़ देना चाहते थे। किसको? राजनीति को। किसकी राजनीति को? कंपनी की राजनीति को। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे क्या कर दिया? मैंने ये बता दिया था आपको अभी कि राजनीति को अच्छा बनाना चाहते थे, उसके लिए सॉरी, एक व्यापारिक कंपनी को जो व्यापारिक इकाई थी उसको मजबूत करना चाहते थे ताकि ये राजनीति अच्छे से कर सके। मोटिव मेरा वही था, बस ये दोनों ऊपर नीचे हो गए, सॉरी उसके लिए। चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आगे फिर हम चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को कि हमको अब हम इसके जो अधिनियम हैं या इसकी जो विशेषताएं हैं इस एक्ट की, अब हम वो जानेंगे, उसको लिखेंगे, उनको समझेंगे। यहाँ पे डाल लीजिए जहाँ पे विशेषताएं। पहले तो हमने ये जाना कि कंपनी के संवैधानिक विकास की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हमने ये जाना। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि कंपनी का जो संवैधानिक विकास है उसको दो भागों में बांटा गया, कंपनी के अधीन शासन और ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। फिर उसके बाद हम इस कंपनी के अधीन शासन क्या है ये भी हमने आपको बताया, ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। और ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन क्या है ये बताया। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत हमने ये बताया कि 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये क्यों पारित किया गया ये हमने बताया। रेगुलेटिंग क्या होता है ये बता दिया, इसका उद्देश्य क्या था ये भी बता दिया। अब हम इसकी विशेषताएं या इस एक्ट के तहत कौन कौन से कानून या अधिनियम आए हुए थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, अच्छा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था ये हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का, यहाँ पे लिख, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? क्लाइव था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये हम आगे लिखवाएंगे इसके बारे में। ये जान लीजिए कि बंगाल का जो पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। गवर्नर क्या था? गवर्नर एक पोस्ट थी। क्या थी? पोस्ट थी, एक पद था। तो इस पद को क्या कर दिया गया?
गवर्नर जनरल कर दिया गया। प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का जो पहला गवर्नर कौन था, जो पहली बार गवर्नर बना? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल में ये अंतर क्या हो गया? ये भी बंगाल का ही है, वो भी बंगाल का ही है, तो इसमें क्या खास अंतर हो गया? जनरल लगा दिया था। जो बंगाल का गवर्नर था वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था, मगर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसके अधीन हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी, कंपनी ने क्या अपनी प्रेसिडेंसियां बना रखे थे, तो जो कौन सी? बंगाल थी, मद्रास थी और एक बंबई थी। तो जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी उसके भी गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आने लगे। इतना पहले क्या था? ये सभी स्वतंत्र थे। बंगाल का गवर्नर बंगाल तक ही सीमित था, मद्रास का मद्रास तक सीमित था, बंबई का बंबई तक सीमित था। मगर जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर था अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आने लगे। यानी अब ये इन सब में क्या हो गया? ऊपर हो गया। जो मद्रास का गवर्नर था और बंबई के गवर्नर से ये क्या हो गया? ऊपर हो गया। यानी अब वो दोनों इसके अंडर आने लगे। अभी जो भी काम करेंगे इसके अंतर्गत करेंगे, इसके अंडर में करेंगे। ये बात समझ में आ गई? लिख लीजिए, बंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। अभी हमने आपको समझाया था जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उसको क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अधीन यानी अब इसके अंतर्गत जो भी काम करेंगे इससे पूछ के ही करेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है? जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर नीचे क्या होता है? सब इंस्पेक्टर होता है। जब दोनों एक ही जगह पर होते हैं तो क्या करेंगे? सब इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर से पूछ कर काम करेगा, यानी उसके अधीन काम करेंगे। जो इंस्पेक्टर बताएगा वही सब इंस्पेक्टर कार्य करेगा। मगर कार्य दोनों के अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, चीजें अलग अलग होती हैं। वो अपना निर्णय ले सकता है स्वाभाविक से। ये अब भारतीय व्यवस्था है हमारे संविधान की। मगर पहले क्या था? जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो मद्रास और मुंबई के गवर्नर को अपने अधीन ले लिया था। या इस एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसकी सहायता के लिए, यानी इसके जो कार्य थे उन कार्यों में सहायता के लिए ब्रिटेन ने एक कार्यकारी परिषद का गठन किया। क्या किया? कार्यकारी परिषद का गठन किया। जैसे आज हमारे संविधान में है कार्यकारी परिषद, वैसे ही उस समय, अब देखिए आप लिंक कीजिए, जिस तरह से 1773 का क्या है? ये रेगुलेटिंग एक्ट है ये, और फिर हमारे संविधान में जिस तरह से कार्यकारी परिषद है प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, वैसे ही यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए भी क्या किया गया? कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? इंटरलिंक हो रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर कि इसमें चलो अलग से
इसकी सहायता के लिए इसकी बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए, इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। देखिए यूपीएससी के लिए तो फैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस के लिए, उनके लिए कॉन्सेप्ट हो गया कि किस अधिनियम के तहत, या फिर ये पूछ लिया था रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, वो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद संदर्भ में बताइए। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई जिसके सदस्य 8 थे। तो क्या हो गया क्वेश्चन, वो जो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब सदस्य और फैक्ट क्या हो गया कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। पहला क्वेश्चन ये हो गया, रेगुलेट, क्या आंसर होगा? रेगुलेटिंग एक्ट। या ऐसे पूछ लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्य कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, उसके कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 4 सदस्य। तो यहां से आपका फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर होंगे। तो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये सिर्फ किसी टीचिंग एग्जाम के लिए या सिर्फ जीके के लिए या एसएससी या वनडे एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चाहते हैं आप इससे आप पीसीएस, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी प्री है, और आपके जो टीचिंग एग्जाम हैं जो भी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी जो लोग जहाँ जहाँ भी ये सब्जेक्ट आता है आप इसका यूज कर सकते हैं। ये वीडियो देखकर आप पढ़ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। हो गया, ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये कार्यकारी कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। अब इन 4 सदस्यों के हम नाम देख लेते हैं। 4 सदस्य कौन कौन से थे? 4 सदस्य नंबर एक आपका आ जाएगा फिलिप फ्रांसिस। क्या होगा? फिलिप फ्रांसिस। नंबर 2 क्लेवरिंग। क्या हो गया? क्लेवरिंग हो गया। नंबर 3 मॉन्शन। नंबर 4 वारवाल। तो ये कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। कौन कौन से? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉन्शन और वेरवेल। ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया?
देखिए इसमें बहुत से पॉइंट हैं, मगर सब पॉइंट नहीं, मगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो यूपीएससी में पूछ ली जाती। यूपीएससी में अधिकांशतः इसमें एक तो ये गवर्नर जनरल का जो पद चेंज किया गया वो पूछा जाता है, और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मगर स्टेट पीसीएस से और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिखवाएंगे इसमें, ठीक, जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम रहा हो। हम जब इस वीडियो से हम सारे एग्ज़ाम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा होंगी, ज़्यादा होंगी। पॉइंट तीसरा, हमने बता दिया था कि पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग, ये बता दिया था। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्यों की गई, ये हम आपको इसके वाले एक्ट में समझाएंगे। अभी थोड़ा बस इस पर ध्यान दीजिए कि इस एक्ट में 1774 में इस जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब इनका यहाँ पे बता दे रहे हैं मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये सब लोग जानते ही हैं अधिकांशतः। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे वो लिख लीजिए। चैम्बर्स, लिमेंस्टर, इसके नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार, लिमेंस्टर और हाइट। ये लिमेंस्टर अधिकांश भूल जाता हूँ, और हाइट। समझ में आया कि 1774 में कलकत्ता में, ये बात ध्यान रखिए, ये जो है, ये जो तारीख है इसकी सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की तारीख है कि इस वर्ष स्थापना हुई थी, मगर किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। ये ध्यान रखिएगा
एक्ट था 1773, पर इसकी स्थापना कब हुई? 1774 में। स्थान कलकत्ता। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा ध्यान दिया करिए करना। बाकी जो वनडे एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं, ये चैम्बर, लिमेंस्टर, हाइट, ये उसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये कब थे? जब इसकी स्थापना की गई थी, उस समय ये इसके इसके न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा के, और अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। ये हम नंबर डाल दे रहे हैं यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये क्रम वाले नंबर नहीं है, क्रम से नहीं है, ये बताने के लिए है कि पहला नंबर मतलब चैम्बर्स हैं, लिमेंस्टर हैं, हाइट हैं। फिर ये सोचे कि ये क्रम से है, क्रम से कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। यहाँ पर क्रम की तो कोई बात ही नहीं हो रही कि पहले कौन आया। जब इसकी स्थापना हुई उसी समय एक मुख्य न्यायाधीश भेजा गया और 3 न्यायाधीश भेजे गए, तो क्रम की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसका क्रम बताइए, क्रम कौन क्रम था? तो क्रम की तो आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश यानी जब इसकी स्थापना की गई और स्थापना करने के बाद जब न्यायाधीश को भेजा गया तो ये साथ में ही आए होंगे। उस समय क्या हुई? इनकी साथ में ही क्या हुई थी? इनकी नियुक्ति हुई होगी। तो जब साथ में हुई तो इसमें क्रम सी कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया आपका 3rd पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम की चौथी विशेषता क्या थी? इसके तहत या इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों किसके कर्मचारी हैं? ये भी लिख लीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे कर्मचारी कहाँ के कर्मचारी? कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को समझाना है। क्या? निजी व्यापार करने, निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार, गिफ्ट। भारतीय कौन उपहार देता था? जो राजा थे वही देते थे, बाकी कौन देता था? वह रिश्वत लेने को प्रतिबंध लगा दिया गया क्या लिखवाया है कि इसके तहत, किसके तहत? इस अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये कौन लाया था? ब्रिटेन की सरकार। किसके लिए? कंपनी के लिए। तो इसके तहत
कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, यानी ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के साथ व्यापार तो कर रहे हैं, कंपनी में रहकर व्यापार तो कर ही रहे हैं। जैसे हम किसी कंपनी में नियुक्त हैं, अब कंपनी का काम क्या है, व्यापार करना, तो हमारा भी काम क्या हो गया, व्यापार करना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जब हम खाली हों या हम क्या करें, कंपनी के अलावा हम स्वयं खुद का कोई व्यापार करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार लेने, यानी भारतीयों के द्वारा, जैसे भारतीय क्या होते हैं, उपहार देते हैं कि आप ये ले लीजिए, आप सब ये ले लीजिए सर। अब भारतीयों में कौन थे, अधिकांश राजा ही होंगे जो उपहार देते थे, और कौन उपहार देगा उनको, तो उपहार व रिश्वत लेने पे। अब जब इतने काम गलत करेंगे तो इंसान क्या करेगा, खुद को बचाने के लिए रिश्वत का काम करेगा। तो ये रिश्वत की परंपरा यहीं से शुरू हो गई समझ। तो रिश्वत लेने को क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, जब ब्रिटेन को ये पता चला कि जब कंपनी के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो वहाँ पर रहकर उन्होंने व्यापार करके एक भारत के इतने प्रसिद्ध या समृद्ध क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली है, तब अगर यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो कंपनी के जो अन्य कर्मचारी हैं वो क्या होंगे, अगर निजी व्यापार करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ब्रिटेन के जो व्यापारी वर्ग था या ब्रिटेन के जो रईस लोग थे जो ब्रिटेन में रहते थे, एक तो वो उनसे अमीर हो जाएंगे, दूसरा वो उपहार या रिश्वत लेने से, वही है कि अगर व्यापार करेंगे तब अमीर हो जाएंगे, रिश्वत या उपहार लेंगे तब भी अमीर है, क्योंकि उपहार में तो ऐसा कोई ऐसा थोड़ी था कि उनको छोटा मोटा गिफ्ट दिया जाता, वो बड़ी गिफ्ट दिए जाते होंगे बड़े से। रिश्वत लेना, रिश्वत में भी क्या होगा, धन दौलत। तो ये सारी चीज़ें अगर ये लेते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अमीर हो जाएंगे, और जैसे ही ये अमीर होंगे तो ये कंपनी पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित पूर्ण रूप से करना चाहेंगे, यानी कंपनी को क्या करना चाहेंगे, अपने अंडर में लेना चाहेंगे, अपने अंतर्गत लेना चाहेंगे, अपने अधीन। तो इन सब पर क्या हुआ, इन सब पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये कर्मचारी जो हैं इन पर क्या हुआ, नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे लिखते हैं इसका चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि यदि ब्रिटेन ने एक एक्ट पारित करके भेज दिया, ये बात समझ में आती है कि उन्होंने पारित करके भेज दिया, पर इस बात की क्या गारंटी थी कि वो इस एक्ट के जो अधिनियम है या जो कानून है वो उनको माने। तो इसके लिए क्या किया, ब्रिटेन के एक तो हमने आपको बताया था गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एक तो पहला वो है, उससे ब्रिटेन को ये पता चलता था कि ये लोग काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन, कंपनी के लोग, क्योंकि जो कार्यकारी परिषद के सदस्य थे वो क्या थे, ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किए गए थे, कंपनी के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए थे। तो जब वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उनको चुना गया था, तो वो जो भी मामला होगा या फिर जो भी काम होगा उसकी जानकारी वो कहाँ देंगे, ब्रिटेन में देंगे, यानी ब्रिटेन की सरकार को देंगे। वैसे ही ब्रिटेन ने एक और चीज की स्थापना की थी, वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, नियंत्रक मंडल। इसकी कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी नियंत्रण मंडल नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, माफ कीजिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। किसने की? ब्रिटेन की सरकार ने। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य क्या था? एक तो ये गवर्निंग बॉडी थी, यानी सरकार के माध्यम से बनाई गई थी, और ये काम किसके लिए करती थी? सरकार के लिए करती थी। किसके लिए? सरकार के लिए थी। और इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो कंपनी पर एक नियंत्रण स्थापित करना, दूसरा राजस्व, जो भी राजस्व है, नागरिक हैं, और जो सैन्य कार्य हैं या सैनिक शक्ति है, उसकी पूरी जानकारी ब्रिटेन को देना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना। समझ में आ गई ये बात? फिर से समझते हैं। सरकार ने क्या किया, जिस प्रकार वो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया। वो कार्यकारी परिषद किसके उस पर काम करती थी? ब्रिटेन के उस पर। काम वो गवर्नर जनरल के लिए कर रही थी, पर उसकी नियुक्ति किसने की थी? ब्रिटेन की सरकार ने। अगर कोई बात हो जाती, अगर कुछ गलत होता, तो वो किसके लिए जवाबदेह थी? ब्रिटेन सरकार के लिए। वैसे ही ब्रिटेन सरकार ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति की थी, उसका काम क्या था? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। और कंपनी पर नियंत्रण कैसे स्थापित करना? कि उनके जो राजस्व थे, उनके जो और नागरिक राजस्व है, नागरिक हैं, सैन्य शक्तियां हैं या सैन्य चीजें हैं, उन पर ध्यान देना या उनको क्या करना? नियंत्रण करना, या उनके प्रति या उन सब चीज़ों के प्रति कंपनी का क्या व्यवहार था, या क्या रवैया, या फिर हम ये जैसे सैन्य चीज़ें हैं, कुछ सैन्य को वो किस प्रकार बढ़ा रहे हैं, उनका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर एक नियंत्रण स्थापित करना, और इन सबकी पूरी की जानकारी किसे देना? ब्रिटेन को देना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए इसको लिख लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। जिसका कार्य कंपनी पर नियंत्रण सशक्त करना, यानी मजबूत करना। क्या करना? मजबूत करना, सशक्त करना। अब इनका काम क्या था? कि भारत में कंपनी के राजस्व
नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। ब्रिटिश सरकार को देना। इसको देना ब्रिटिश सरकार को। ये बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, नोट करिए। कुछ सेकंड रुकिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ। नोट कर लिया होगा? चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा हुआ है या पढ़ लिया है, और इसके बाद बहुत से एक्ट हैं। 1781 का सेटलमेंट एक्ट हो गया, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और सारे एक्ट जो आए हुए हैं। अब हम उसके अगली वीडियो में इन सभी को पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए राम राम, जय हिंद। और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट जरूर करें, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, जय हिंद।